हेलो सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर फॉलोअर्स। आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इसको मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए हुआ स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो देखिए, coronavirus pathogenesis means what the disease it cause. This is called SARS, SARS. The full form of SARS is Severe Acute Respiratory Syndrome. यानी ये जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करता है, स्पेशली लंग्स को अफेक्ट करता है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे इट इज़ कॉल्ड स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अंदर ये स्पाइक बने होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये दीज आर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक प्रोटीन का एनवलप होता है और इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर हीमोग्लूटिनिन एस्ट्रेस डाइमर, HE, ये छोटे जो है हीमोग्लूटिनिन एस्ट्रेस डाइमर हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये RNA है। ओके, ये RNA आ गया। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। RNA इसका यहाँ जेनेटिक मटेरियल है। इट लुक्स लाइक ए सोलर कोरोना। ये सूरज की तरह चमकता हुआ एक स्फेयर, गोले, जैसे सूरज का एक स्फेयर होता है गोल, इसी तरीके से इट लुक्स लाइक ए सोलर कोरोना, हैंस द नेम ऑफ कोरोना वायरस। तो इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। प्रीवियस नेम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ 2019 NCoV has been replaced with official name of the virus SARS-CoV-2 and the disease the virus caused COVID-19। समझे, पहले जो कोरोना वायरस था उसका नाम था 2019 NCoV, लेकिन अब इसका नाम जो है वो सार्क, SARS-CoV-2 रख दिया गया है। और इससे होने वाली जो बीमारी है उसे कोविड-19 कहते हैं। ओके, तो अब देखें, ये जैसे ये कोरोना वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये RNA है, ठीक। इसमें ये स्पाइक इसके प्रोटीन होते हैं। ये जैसे ही एरोसोल इन्फेक्शन है, ये कोई भी व्यक्ति अगर आसपास कोरोना पॉजिटिव है और वो छींकता है और खांसता है तो उसके छींकने से, खांसने से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए वो वायरस हवा में फैल जाता है। तो आसपास वो वायरस 3 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है, हवा में वो वायरस 3 घंटे तक ज़िंदा रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो वायरस किसी दूसरे व्यक्ति में एंटर हो सकता है अगर वो दूसरा व्यक्ति डबल मास्क ना लगाए हुए हो। तो मास्क लगाने का क्या फ़ायदा है? मास्क लगाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारे अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें आप कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बिना मास्क के है तो उससे बहुत दूर रहें और जहाँ पर भी भीड़ हो वहाँ ना जाएं। इसी के साथ साथ अभी हम देखेंगे ये जो कोरोना वायरस है, इसके अंदर हम देख रहे हैं ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन है, ये दिखाए बड़े बड़े, ये सेल मेम्ब्रेन के टच में आता है और सेल मेम्ब्रेन के टच में आने के बाद सेल मेम्ब्रेन से अंदर होता हुआ ये वायरस सेल के न्यूक्लियस के हमारे जेनेटिक मटेरियल DNA के साथ मिक्सअप हो जाता है। और इसके साथ साथ देखें, ए वायरस इन्फेक्ट्स योर बॉडी बाय एंटरिंग द हेल्दी सेल्स दैट मेक्स द कॉपीज ऑफ इट्स सेल्स एंड मल्टीप्लाई थ्रू योर बॉडी। तो सेल के अंदर जाकर ये अपना मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। स्पेसिफाई द वायरल प्रोटीन बर्स्ट इनटू द सेल थ्रू ACE2 रिसेप्टर। ये जो वायरल प्रोटीन बनता है ये सेल को बस्ट कर देता है। सेल के अंदर ACE2 रिसेप्टर होते हैं। वंस इनसाइड द कोरोना वायरस हाईजैक, जैसे ही कोरोना वायरस हाईजैक करता है, हेल्दी सेल्स टेक्स कमांड एंड इट किल्स द हेल्दी सेल्स, और वो हेल्दी सेल्स को बहुत जल्दी मारना शुरू कर देता है। ये देखा गया है कि स्पेशली लंग्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके अंदर ये वायरस चला जाता है। तो स्टार्टिंग में शुरू के 2 या 3 दिन ये वायरस नाक में और गले में रहता है, उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये वायरस चला जाता है
अगर इन्फेक्शन लगातार बना रहे। इट एंटर योर बॉडी थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि छींकने खांसने से ये वायरस एरोसॉल की फॉर्म में हवा में मिक्सअप हो जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। इसके सिम्टम्स देखें, इसमें स्टार्टिंग सिम्टम्स फीवर होंगे, ड्राई कफ होगा, सूखी खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ थ्रोट होगा, ब्रीथ और सांस लेने में परेशानी होगी, थकान बहुत ज़्यादा होगी, फैटिग्यू, हेडेक, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, रनिंग नोज, नाक बहेगी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, यानी सूंघने की और टेस्ट की जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, नोसिया और वोमिटिंग, उल्टियाँ हो सकती हैं, एंड डायरिया। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसी के साथ साथ देखें, एज द वायरस मूव्स डाउन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे ही ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नीचे की तरफ चलता है, इन योर लंग माइट बे बिकम इन्फ्लेम्ड, और आपके लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लंग्स के अंदर पहुंचकर लंग्स को इन्फ्लेम्ड कर देता है, सूजन ला देता है। दिस कैन लीड्स टू निमोनिया, और इससे जो है ये निमोनिया एंड द इन्फेक्शन एल्वेलाई कैन चेक द सीटी स्कैन। अब जो इन्फेक्शन हुआ है उसे हम निमोनिया या एल्वेलाई के, जो हमारे लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने वाली राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एल्वेलाई को ये इफेक्ट कर देता है। तो इसकी इन्फेक्शन की दर को हम सीटी स्कैन से जो है पता लगा सकते हैं, और सीटी स्कैन के जरिए जो इन्फेक्टेड एल्वेलाई होती हैं उस एरिया को हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं, जो सीटी स्कैन से पता लग जाती है। मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ क्योर्ड इन माइल्ड केसेस, कुछ अधिकतर केसेस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, जिसमें निमोनिया वाली कोई सिम्टम्स नहीं होती और वो व्यक्ति सही हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, इन सम इन्फेक्शंस गेट मोर सीवियर कॉज ऑफ डायस्पीनिया। डायस्पीनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में परेशानी होना, एंड ARDS इसकी फुल फॉर्म होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सिम्टम्स ARDS में क्या होंगे, मैंने अभी बताया कि माइल्ड केसेस में पता नहीं चलेगा, वो सही हो जाएंगे, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट होने पर ARDS होता है। ARDS की फुल फॉर्म है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके सिम्टम्स होते हैं फास्ट हार्ट बीट, इसमें हार्ट बीट बढ़ी रहती है, डिजीनेस आती है, चक्कर आते हैं, स्वेटिंग होती है। इट डैमेज द टिश्यू एंड ब्लड वेसल इन योर एल्वेलाई, और एल्वेलाई के अंदर टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। दे नीड, इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने पर लीवर जो है एक प्रोटीन बनाता है, उसे कहते हैं CRP। तो लीवर जो है वो प्रोटीन बनाएगा, CRP की फुल फॉर्म होती है C रिएक्टिव प्रोटीन। तो CRP टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। अगर बुखार 3-4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा है और खांसी लगातार बनी हुई है तो सभी जितने भी पॉजिटिव RT-PCR पॉजिटिव जितने भी लोग हैं उन्हें CRP टेस्ट करा लेना चाहिए। CRP की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई, C रिएक्टिव प्रोटीन। ये होता क्या है पहले ये समझें। जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है। तो जहाँ फाइटिंग होगी वहाँ सीधी सी बात है वहाँ पर कुछ ना कुछ सेल्स मरनी है। तो जब वायरस हमारे केस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो हमारी बॉडी से फाइट करता है, तो बॉडी की बहुत सारी सेल्स उसमें मर जाती हैं। तो लीवर जो है उन मरी हुई सेल्स को कंज्यूम करने के लिए, इनगल्फ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटीन बनाता है, उसे कहते हैं CRP। तो जब वायरस या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होता है तो उस केसेस में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या और किसी ऑर्गन में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो उस इन्फ्लेमेशन की दर को कि कितना उस वायरस ने हमारे नुकसान पहुंचाया है उसे हम CRP टेस्ट के जरिए पता लगा सकते हैं। तो CRP टेस्ट अगर कोरोना के केसेस में 5 से कम आता है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, और धीरे धीरे CRP की टेस्ट की वैल्यू अगर बढ़ती चली जाती है, जैसे 15 आ गई, 20 आ गई, 35 आ गई, 50 आ गई, 80 आ गई, जितना CRP टेस्ट की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी उतना शरीर को नुकसान हुआ है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे समझें, जैसे अगर हमारे घर में 4 कमरे हैं और उन 4 कमरों में हमें पता लगा कि एक कमरे में पर्दे में आग लग गई है और हमें पता लग गया है
तो हमने क्या किया, तुरंत के तुरंत आग बुझा दी और वो कमरा हमने सेव कर लिया। ठीक, तो बिल्कुल सेम अगर हम जो है स्टार्टिंग में अगर उस शरीर में होने वाले इन्फेक्शंस, एलर्जिक इन्फ्लेमेशंस कंडीशंस को देखने के लिए सीआरपी टेस्ट करा लेते हैं तो उसकी हमें वैल्यू पता लग जाती है, और मेडिसिन्स जैसे स्टेरॉइड देकर जो आपका डॉक्टर जो कंसल्ट करेगा उससे आप शरीर में होने वाले नुकसान का पता लगा लेंगे। अब अगर जैसे कमरे में आग लगी है, एक कमरे में हमने ध्यान नहीं दिया तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा सकती है, तीसरे में भी, और चौथे पूरे घर को जला के राख कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से सीआरपी टेस्ट शुरू में ही करा लेने पर हम होने वाले इन्फ्लेमेशन या एलर्जिकल कंडीशंस या शरीर में होने वाले नुकसान का पता लगा लेते हैं, और स्टार्टिंग में ही अगर हमें पता लग गया तो होने वाले और ऑर्गन्स के नुकसान को हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से इस सीआरपी की वैल्यू अगर बढ़ी भी आई है तो आप अपने कंसर्निंग डॉक्टर से संपर्क करें और होने वाले इन्फेक्शंस को बचाएं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ये क्लियर बात बता रहा हूँ कि आज जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वो मॉडरेट हो चुके हैं। उसका कारण क्या है कि उनको लगातार सीआरपी उनकी बढ़ी हुई है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, लंग्स के अंदर निमोनिया बिगड़ चुका है और लंग्स के अंदर सीवियर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम चल रही है और फाइनली वो फैटल स्टेज में आने के बाद उनकी डेथ रेट बढ़ रही है। मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन ना हो। अगर 3 से 5 दिन में लगातार बुखार बना हुआ है तो सबसे पहले प्लीज़ आप सीआरपी टेस्ट करवा लें, जो कि आपकी जीवन की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझें, मैंने काफ़ी कोशिश की है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमें वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।